नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले लेकिन रुख हमें करना होगा मध्य प्रदेश से जो बड़ी खबर मिल रही है। सीएम शिवराज की 2 सभाएं निरस्त कर दी गई हैं, रद्द उन्हें करना पड़ा है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये सभाएं निरस्त हुई हैं। सीएम शिवराज ने इस बात की जानकारी खुद बाकायदा ट्वीट करके दी है। हाईकोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूं, ये उन्होंने लिखा, और ये भी लिखा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और ग्वालियर खंडपीठ, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक अधिवक्ता की शिकायत पर, आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था। उसी फैसले के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि उम्मीदवार को प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन लोगों को जीने का अधिकार है, और लोगों के जीने का अधिकार उम्मीदवार के प्रचार के अधिकार से बड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने ग्वालियर चंबल के 8 जिले और विदिशा, यहां के जो कलेक्टर हैं, उन्हें बाकायदा निर्देश भी, जरूरी निर्देश भी जारी करवाए हैं। आज मेरी अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाई और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, क्योंकि एक देश में 2 विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज मैं साडोरा और बरौज दोनों स्थानों के भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्दी आपके बीच में आऊंगा और सभा संबोधित करूंगा। इधर सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। निगम मंडल में जल्द नियुक्तियां होंगी, ये कहा उन्होंने। सीएम ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इंतजार जल्द खत्म होगा। सीएम भूपेश बघेल ने नियुक्ति के संकेत दे दिए हैं। प्रदेश प्रभारी स्वस्थ होने के बाद बैठक लेंगे। निगम मंडल की दूसरी सूची जारी होगी। वे शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली में, आला कमान से। राहुल गांधी से मिलने का वक्त अभी नहीं मिला है, ये उन्होंने बताया है। 23 और 24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश और बिहार का दौरा है, और कई चुनावी सभाओं को वो इस दौरान संबोधित करेंगे। कल मध्य प्रदेश और उसके बाद परसों बिहार का चुनावी दौरा है, और पार्टी ने ड्यूटी दी है। अभी राहुल जी से डेट मिला नहीं है, और जैसे डेट मिलेगा तो उसको हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे अभी पंजाब और हरियाणा में हुआ है, और जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें, और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़े। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा आपको उनके पास लिए चलेंगे। ममता, आला कमान से वो मिलेंगे, तमाम बातें चर्चा होगी, लेकिन 2 बातें जो प्रमुख हैं, जिस पर सबकी निगाहें हैं। एक ये कि वो बतौर स्टार प्रचारक बिहार और मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं लेने वाले हैं, ये बहुत मायने रखता है। और दूसरा जो मायने रखता है वो ये कि निगम मंडल में नियुक्ति। ममता,
बिल्कुल, देखिए जब गणेश उत्सव चल रहा था तब इंतजार किया जा रहा था कि निगम मंडलों की जो सूची है वो जारी होगी और उसके बाद कहा गया कि पितृपक्ष के बाद नवरात्रि। और अब अगर हम बात करें तो ऐसे में जो निगम मंडलों की सूची को लेकर लंबा इंतजार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर ये है, एक सुखद खबर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर संकेत दे दिए कि जल्द ही जो है नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे उनके साथ में बैठ करके ये जो नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दूसरी सूची का, उनके लिए एक बड़ी खबर है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन तक के जो है स्टार प्रचारक के रूप में रहेंगे। मध्य प्रदेश में वो सभाएं लेंगे, कल उसके साथ ही अगर हम बात करें तो बिहार में वो परसों सभाएं लेंगे और उनका कहना है कि बिहार में परिवर्तन की हवा चल रही है और जो नतीजे आएंगे उससे ये लगता है कि यूपीए की सरकार बनेगी। उनका कहना है कि बिहार की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। तो ये बड़ा बयान उनका आया है और जाहिर तौर पर वो दिल्ली रवाना हुए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कृषि जो 3 कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध कर रही है देश भर में और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और जल्द जो है बड़ा आंदोलन दिखाई देगा। और इसी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो बात कह रहे थे कि राहुल गांधी से 2 दिन का समय लिया है, वो यही है और बड़ा प्रदर्शन आने वाले समय में ये जो कृषि सुधार कानून है उसको लेकर दिखाई देगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और एक और अहम खबर जो आपके किचन से जुड़ी हुई है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे और फिर उस पर सवाल मेरा रहेगा। प्याज की कीमतों की निगरानी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। मांग का आकलन कर प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल प्याज को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहता है। प्याज से कभी कभी सरकार गिर जाती है। तो अब सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं कि प्याज की कीमतों पर उनका आकलन करें, आपूर्ति को सुनिश्चित करें। मांग और आपूर्ति इसमें बैलेंस, संतुलन बना रहना चाहिए। थोक और खुदरा भाव का प्रचार प्रसार भी आप करें, मतलब ये भी आपको बताना जरूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। ममता हमारे साथ बनी हुई है, सीधा आपको एक बार फिर लिए चलेंगे। ममता, प्याज पॉलिटिक्स ये बड़ा चोली दामन का साथ है। थोड़ा ये भी बताएं कि किस तरीके से प्याज के दाम अभी हैं। देश के कुछ हिस्सों में तो प्याज के दाम सेब को टक्कर दे रहे हैं। दूसरा कि मांग और आपूर्ति सुनिश्चित करें, क्या कुछ निर्देश? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अभी दिल्ली रवाना हो रहे थे तब उनसे ये सवाल भी किया गया था कि जो प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या लग रहा है कि जो नया कृषि जो सुधार कानून आया है जिसमें जमा को अगर ये कहा गया है कि स्टॉक जितना चाहे उतना स्टॉक रख सकते हैं और कोई भी रख सकता है, तो ये उसकी वजह है कि अभी से जो है उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अभी जो प्याज की कीमतें हैं उससे कहीं ज्यादा कीमतें दिखाई देगी। हालांकि उनसे हमने ये भी सवाल किया कि क्या इसको लेकर राज्य सरकार का क्या रुख होगा, तो उनका कहना था कि सारा अधिकार जो है केंद्र सरकार के हाथ में रहता है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करेंगी। अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ये आदेश जारी हुआ है, खाद्य आपूर्ति निगम जो है उन्होंने आदेश, उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है उन्होंने आदेश जारी किया है जिसमें सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि प्याज की खपत कितनी है और आपूर्ति कितनी हो रही है, इसको लेकर सतत जो है निगरानी रखी जाए, रोज इसको लेकर समीक्षा की जाए। इसके साथ ही इस बात को लेकर भी पूरे प्रदेश भर में जो तमाम जो कलेक्टर हैं वो इस बात को लेकर अपने अपने जिलों में इस बात को जांच की जाए कि जमाखोरी जो है वो किस तो नहीं हो रही है और उस पर सख्त जो है रवैया अपनाया जाए। तो अब ये जो है एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में भी प्याज की कीमतें, राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है वो 55-60 के करीब भी पहुंच गया है। और उसको लेकर कल संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक जो है ये बयान भी दिया था कि सेब की कीमतों को वो टक्कर दे रहा है और उन्होंने यहाँ पर रायपुर जिला कलेक्टर से भी कहा था कि इस पर तत्काल जो है जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए और अननेसेसरी जो भाव जो बढ़ा रहे हैं उसको लेकर। तो एक बड़ी खबर इसको देखा जाए, क्योंकि अगर हम बात करें तो बाजार में जिस तरह से प्याज और आलू के लगातार दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं न कहीं जो आम आदमी है वो त्रस्त है। और प्याज और आलू की बात करें तो क्या आम क्या खास हर किसी के किचन में प्याज कटता ही है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि सरकारें भी बदल जाती है, वाकई तो कहीं न कहीं एक मैसेज भी खराब जाता है। और जिस तरह इस प्याज हर कोई उपयोग करता है तो जब इसकी कीमतें बढ़ती है तो सरकार के खिलाफ भी कहीं न कहीं खराब मैसेज आता है कि राज्य सरकार भी क्या कर रही है। सबसे बड़ी बात लोगों की बड़ी दिक्कत हो जाती है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारों का आना जाना तो लगा रहता है, लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कुछ दिनों तक प्याज है बड़ी, छत्तीसगढ़ में डायलॉग चलता रहेगा। खबर रायपुर से, राहुल गांधी को न्योता भेजा गया है, कांग्रेस ने ही न्योता भेजा है। भव्य किसान चर्चा यात्रा, इसके लिए बुलाया गया है। 7 नवंबर को भव्य किसान चर्चा यात्रा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से ये निमंत्रण भेजा गया है। इस भव्य चर्चा यात्रा में सीएम भूपेश बघेल होंगे, पीएल पुनिया होंगे, ये सभी लोग शामिल होंगे। खेती बचाओ यात्रा, ये भी नाम है। खेती बचाओ यात्रा की तैयारी में कांग्रेस है। और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे माधव सिंह ध्रुव का 67 साल की आयु में आज निधन हो गया। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें बुधवार देर शाम रायपुर रेफर किया गया था। माधव सिंह मध्य प्रदेश की सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके थे। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उन्हें पहली बार आदिवासी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके निधन पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके समेत राज्य के तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला माओवादी की एनकाउंटर में मौत हो गई है। 20 अक्टूबर को यह एनकाउंटर हुआ था। घायल अवस्था में ये भाग गई थी। कुछ और माओवादियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। सुरक्षा बलों का, पुलिस का यह कहना है कि कई और माओवादी घायल हो सकते हैं। आईईडी विस्फोट हुआ, उसके बाद एनकाउंटर हुआ था। 2 जवान भी इसमें जख्मी हुए थे। उसी का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। जिस महिला माओवादी जो जख्मी हो गई थी 20 अक्टूबर के एनकाउंटर में, घायल अवस्था में फरार हो गई थी, अब उसकी मौत हो गई है। एसपी कमलोचन कश्यप ने भी ये जानकारी दी है। 2 जवान भी जख्मी हुए थे और उनकी तबीयत, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो सेहत है वो खतरे से बाहर है, वो बेहतर है। पदम सुखी ये महिला है जो 20 तारीख को जख्मी होने के बाद भाग खड़ी हुई थी। दावा यह किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से कि एनकाउंटर में कुछ और माओवादी मारे भी गए हैं, घायल भी हुए हैं। ब्रेक के बाद बस्तर की बात। बस्तर में स्थानीय बोली में अब पढ़ाई होगी। स्थानीय बोली में भी स्कूली बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने इस तरह के निर्देश दिए थे। बच्चों को हल्बी और गोंडी में पढ़ाया जाएगा। मोहल्ला क्लास में ये पाठ पढ़ाया जाएगा। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब शुरुआत हो चुकी है। बच्चों में पढ़ाई को लेकर जागरूकता भी आ रही है। स्थानीय भाषा हल्बी या गोंडी का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे शिक्षा के साथ और शिक्षक के साथ। रायपुर के WRS कॉलोनी में दशहरे के 1 महीने पहले रौनक रहा करती थी, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते यहां सन्नाटा पसरा है। केवल प्रतीकात्मक रावण दहन यहां पर किया जाएगा। दशहरा उत्सव नहीं होने से आसपास के ठेले, खुमचे वाले भी उदास हैं। उनका कहना है कि हर साल दशहरे के महीने भर पहले से ही अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना ने सब कुछ चौपट कर दिया। राजधानी रायपुर के इस WRS कॉलोनी के जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो दशहरा चलता था, पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा होती थी और बॉलीवुड की हस्तियों को भी बुलाया जाता था। और यहाँ पर जो आतिशबाजी होती थी वो खास तौर पे आकर्षण का केंद्र होती थी। इस पूरे ग्राउंड में करीबन 50,000 लोग जो है वो कम से कम जो है वो इकट्ठे होते थे और दशहरे का उत्सव मनाया जाता था। और जो प्रतिमा, जो पुतला होता था रावण की, मेघनाथ की, कुंभकर्ण की, वो भी अपने आप में बहुत भव्य और आकर्षक होती थी। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। 1 महीने पहले से यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। शहर के लोग यहाँ पर पुतले देखने के लिए आते थे कि कैसे वो बनाया जा रहा है। हर बार नया प्रयोग किया जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी अगर बात करें, षष्ठी हो गई है और यहाँ पर जानवरों का जमावड़ा आपको दिखाई दे रहा है। आसपास के लोग जो हैं वो भी काफी उदास हैं, क्योंकि हर साल वो दशहरा देखते थे, लेकिन कोरोना के चलते अगर हम बात करें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, ऐसे में ये तमाम जो उत्सव हैं उनसे किनारा करने में भलाई है। लेकिन फिर भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या भैया, यहाँ पे हर साल यहाँ पे दशहरा होता था? हर साल होता था, हर साल होता था। तो रौनक रहती थी बहुत ज्यादा। 1 महीना पहले से यहाँ रौनक दिखता था ना। आप क्या काम करते थे? यहाँ पे मेरा ठेला है, चाय का ठेला है, चाय और नाश्ते का, हाँ। है ना। मेरा भी धंधा अच्छा होता था हर साल।
इस बार तो कुछ है ही नहीं है, बन ही नहीं रहा है, छोटा सा बन रहा है, बता रहे हैं हाँ। बस। लेकिन हर साल यहाँ पे देखने आते थे। हाँ, हर साल आते थे। तो वो समय आप याद कर रहे हैं? हाँ, अब उस टाइप का माहौल यहाँ है ही नहीं है कुछ भी। छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच तनातनी की खबरें आई। खबर ये भी आ रही कि नहीं, अब विवाद जैसी कोई बात नहीं रही, लेकिन वो सवाल, उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि किसान का भला है किसमें। बनाम छत्तीसगढ़ सरकार की तनातनी की सुर्खियों के बीच बात फिर लौटकर वहीं आ गई कि आखिर किसान का भला किसमें है। आजादी के बाद सभी भाषणों में किसान रहा, सियासत के केंद्र में किसान रहा, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा हाशिए पर रही। कानूनों पर बात होगी, लेकिन कायदा पहले जान लीजिए कि कृषि राज्य का विषय है, फिर केंद्र का दखल क्यों? कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस कानून को लेकर केंद्र को अपने सहयोगियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अकेले छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने बाकी 19 संगठनों के साथ मिलकर इस बिल के विरोध में आवाज बुलंद की। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और तो और सीएम बघेल को एआईसीसी की तरफ से विरोध की जिम्मेदारी भी दी गई है। किसान साथ ही साथ स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके मुताबिक लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इधर कांग्रेस का मानना है कि किसानों के हालात और राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार उसका है, उस पर केंद्र इसे जबरन नहीं थोप सकता। कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी हम जाएंगे, क्योंकि संविधान पे उन्होंने छेड़छाड़ किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसके मूल भावना के विपरीत ये कानून लाया गया है, विधेयक पारित किया गया है। ये सीधा किसानों और मजदूरों के ऊपर आघात है, तो लगातार आंदोलन करने का काम कांग्रेस संगठन का है, पहला। दूसरा, माननीय न्यायालय में जाकर के इन कानूनों के खिलाफ हम अपील करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और उपभोक्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के काले कानून छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार हमने ऐसा देखा है कि कोई सरकार जबरदस्ती किसानों का भला करना चाहती है और किसान उस भलाई को लेने को तैयार नहीं है। अगर इस बिल में इतनी अच्छाई है तो पूरे देश का किसान आखिर इसके खिलाफ क्यों खड़ा है? मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि किसानों को उनकी ही जमीन पे आप गुलाम बनाना चाहते हैं। बीजेपी की मजबूरी उसकी पार्टी लाइन है, फिर धान के कटोरे का किसान क्या सोचता है ये पीछे छूट जाता है। खामियों से पहले बीजेपी को सुन लीजिए। किसानों के हित में बिल है, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले बिल हैं, और इन बिलों में से पुरानी किसी भी चीज को समाप्त नहीं किया गया है कि और कृषि कानून में किसानों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। जो कृषि उपज है उसको व्यापार से जोड़ा गया है। यदि केंद्र ने कानून इसको बनाया है तो राज्य सरकार इसको नहीं रोक पाएगी। यह कानून बना सकते हैं, कानून बना करके केंद्र को भेज सकते हैं और भेजने के बाद में आग्रह कर सकते हैं, लेकिन इनके कानून के बंधन में केंद्र सरकार नहीं है। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून यहाँ गवर्न होगा और ये नहीं रोक पाएंगे। बीजेपी भले ही बिल की वकालत करे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब किसानों को नहीं मिल पा रहे। मंडी व्यवस्था के खत्म होने से खरीदी के दौरान विवाद होने पर इसे सुलझाने में लंबा समय लगेगा। इसके अलावा मंडी शुल्क राज्यों का अधिकार था, लेकिन अब मंडी शुल्क समेत ऐसे शुल्क राज्यों को नहीं मिलेंगे, वो भी ऐसी स्थिति में जबकि नोटबंदी और जीएसटी की खामियों से जूझते राज्यों की आर्थिक सेहत बुरी स्थिति में है। सवाल ये भी कि क्या किसान अपने ही खेत में मजदूर नहीं बन जाएगा? इसके अलावा नया कानून कहीं न कहीं कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिए मुफीद होगा और फिर मांग बढ़ाने के लिए बाजार में जबरन कमी दिखाई जाएगी। इसका किसान को तो नुकसान होगा ही, आम आदमी भी महंगाई की मार से बच नहीं पाएगा।